Welcome back once again, myself Pransu Kumar Pathak, and we will try to discuss other questions of DBT answer question 2019. So dear friend, I have discussed a lot of questions from DBT JRF 2019. So this is our question answer session series. So in part 7 we have some questions. Let's try to discuss about some, these questions basically belongs to bioprocessing. Okay, so bioprocessing को लेकर के यहाँ पे हम लोग बातें करेंगे. ठीक है, आपको क्या करना है, स्केल अप. स्केल अप क्या होता है, किसी भी चीज़ को जितना अमाउंट में बन रहा है उससे ऊपर प्रोड्यूस करना. ठीक है, आप स्केल अप करना चाहते हो. ठीक है, फर्मेंटर को इज डन बेस्ड ऑन कांस्टेंट इम्पेलर टिप स्पीड. ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ इम्पेलर इज इंक्रीज बाई 10-fold, इम्पेलर की साइज इन्होंने 10-fold इंक्रीज की तो एजिटेटर का क्या होगा, स्पीड घट जाएगा. इम्पेलर का जैसे ही इम्पेलर का इन्होंने इंक्रीज कर दिया 10-fold, ठीक है, स्पीड है ना. इफ द डायमीटर ऑफ इम्पेलर इज इंक्रीज्ड 10-fold बनाना तो एजिटेशन जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब उसको और धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड रहेगा तो क्या होगा, वो निकल जाएगा. ठीक है, एजिटेशन का जो स्पीड होगा वो डिक्रीज करना पड़ेगा, तो डिक्रीज बाई 10-fold. तो राइट ऑप्शन इसका ए हुआ. फिर अब कह रहा है, एक है रोस्टन टर्बाइन इम्पेलर. ठीक है, और लेलॉन्स नंबर ग्रेटर देन 10,000 व्हेन आरपीएम इज डबल्ड. आरपीएम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं. द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय, ठीक है, 8-fold. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 136. फॉर एन एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन इन ए बैच रिएक्टर. कहाँ चला रहे हैं, बैच रिएक्टर की बात कर रहे हैं. ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अंडर क्वासी स्टडी स्टेट. क्वासी स्टडी स्टेट क्या होता है, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से. जब भी हमारा बायो प्रोसेसिंग की यूनिट स्टार्ट होगी तो हम वहाँ पे इसको बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे. ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स concentration remain nearly constant. Okay, substrate concentration remain nearly constant. तो इसमें enzyme substrate complex concentration remain nearly constant, यानी जितनी enzymes है उतनी ही अगर substrate concentration हो गई है ना, enzyme substrate जो complex का concentration है अगर नियर बाई सिमिलर हो गया है ना, तो उसे उस स्टेट को हम कहेंगे क्वासी स्टेडी स्टेट कंडीशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसको पहले मैं इरेज कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे. इन ए बैच रिएक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग स्पेसिफिक ग्रोथ रेट. स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या होता है, म्यू नॉट. तो म्यू जो है, म्यू नॉट स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जो है, ये कहाँ से आया है, मोनोड काइनेटिक्स से आया है. ठीक है, इट रिमेन कॉन्स्टेंट विद टाइम, इट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज विद टाइम, it continuously decrease with time, it reach a maximum in exponential phase. Obviously exponential phase में क्या होता है, म्यू मैक्सिमम पहुंच जाता है, फिर एक कांस्टेंट आता है, फिर डिक्लाइन फेज भी आ जाता है. मैंने ऑलरेडी मोनोड काइनेटिक्स पे एक वीडियो डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आप देख लीजिए. मोनोड काइनेटिक्स में ऐसे होता है, इट रीचेज टू मैक्सिमम इन एक्सपोनेंशियल फेज, फिर स्टेशनरी फेज में टॉक्सिक कंपोनेंट बनेंगे, फिर अचानक से वो क्या हो जाएगा, सेल के नंबर डिक्लाइन होंगे, फिर वायबल सेल मरने स्टार्ट हो जाएंगे. समझ में आई बात. चलिए अब आगे बात करते हैं. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसे कहते हैं रेलॉन्ट नंबर्स इज रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू ए विस्कस फोर्स. इनर्शियल फोर्स क्या हुआ, स्टडी ऑफ इनर्शिया, और विस्कस फोर्स कितनी ज़्यादा विस्कस फ्लूइड है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा. ठीक है, इन डेवलपिंग ए स्ट्रक्चर्ड मॉडल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ सेल बी. आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर मॉडल तैयार करेंगे, तो आप क्या करेंगे, कंपार्टमेंटलाइज कर दीजिए. कंपार्टमेंटलाइजेशन जब आप करेंगे तो डिफरेंट सेल के कंपोनेंट्स को, तो द बेस्ट मॉडल आप तैयार कर पाएंगे. ठीक है, ग्लिसरॉल क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड है. ठीक है, एक कई बार क्वेश्चन 2-3 बार मैंने इसे देखा है कि डीबीटी में पूछा गया है अभी तक. ठीक है, एक कैटलिस्ट क्या करता है, रिड्यूस करता है एक्टिवेशन एनर्जी को,
ताकि आपका जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज कर जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आयन ट्रांसपोर्ट दैट विल बी द मोस्ट अफेक्टेड द फॉलोइंग म्यूटेशन इज सिस्टिस फाइब्रोसिस। सिस्टिस फाइब्रोसिस में क्या होता है, क्लोराइड आयन के ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, और इससे रिलेटेड और भी कई आयन डिजॉर्डर्स हैं जो कि पार्क में बहुत अच्छे से मेंशन है, एक पर्टिकुलर पॉपअप बॉक्स में बना करके आप उसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म इन विच ल्यूसीफेरेज जीन इज कॉल्ड एज लक्स जीन। लक्स जीन का जो कॉन्सेप्ट है वो बैक्टीरिया में है। ठीक है, देख लीजिएगा, इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है लक्स जीन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, द फर्स्ट ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो यूएसएफ है वो ए है। ठीक है, ये सब जो डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है उन पे हम ज़्यादा टाइम क्या हम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन को लेकर के कौन सा इनमें से बात है जो गलत है। कह रहा है इंट्रोड्यूस डीएनए स्टिमुलेट ए प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो हम लोग क्यों बूस्टर डोज लेते हैं, है ना। इंट्रोड्यूस डीएनए स्टिमुलेट्स ए प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं है। ये क्या है कि बार बार आप बूस्टर डोज क्यों लेते हैं, बिकॉज इनमें परसिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, परसिस्टेंस ही तो प्रॉब्लम है। आजकल जितने भी वैक्सीन बन रहे हैं उनके परसिस्टेंस की प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उनकी बूस्टर डोज लेते हैं। पहला है नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ऐसा कहीं नहीं है, कई बार देखा गया है कि आपने वैक्सीन लिया वो आपको इन्फेक्ट कर गया। ठीक है, प्रोटीन प्रोड्यूस आर likely to be correctly post translational modified. This is not a matter of discussion. Okay, this is also a no risk of infection. Which one of the following statement is incorrect regarding DNA vaccine? लेकिन नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है ये मैं कहूँगा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है जब तक कि बहुत अच्छे से वैलिडेटेड नहीं हो। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे है इंट्रोड्यूस डीएनए स्टिमुलेट ए प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, एंटीबायोटिक ब्लियोमाइसिन इज सेक्रेटेड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से। ठीक है, जिंक डिफिशियंसी जो चिल्ड्रन में होता है और रिजल्ट किससे होता है, थाइमस के कारण होता है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है एंटीजीन एक्टिवेटेड बाय बी सेल डिफ्रेंशिएट इनटू एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल इन, तो ये लिम्फोइड फॉसिल्स जो होंगे उनमें ये बनेगा। ठीक है, अब है एलर्जेनिसिटी ऑफ ए प्रोटीन रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ एक्टिविटी। तो बी सेल से, डेंड्राइटिक सेल से, एम सेल से कहीं एलर्जी नहीं होती। एलर्जी के लिए कौन है, मास्ट सेल, हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, हैप्टेन डिपेंड्स ऑन, तो ये दोनों चीज़ पर डिपेंड करता है कि हैप्टेन की साइज क्या है, हैप्टेन कितना बड़ा है, और उसके साथ जो कंजुगेट्स यूज किए जा रहे हैं, कैरियर जो यूज किए रहे हैं वो कैसे हैं। तो दोनों चीज़ निर्धारित करते हैं उनके सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने में। ठीक है, चलिए IgG क्लास स्पेसिफिक एंटीजन डिटर्मिनेंट्स आर नोन एज आइसोटिपिक डिटर्मिनेंट। आप अलग अलग CSR में भी इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इडियोटिपिक एंटीबॉडी किसे कहते हैं, एलोटोपिक किसे कहते हैं, आइसोटिपिक किसे कहते हैं। खास करके ये जो रीजन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन के नेचर पर ये सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोटिपिक डिटर्मिनेंट इन IgG मॉलिक्यूल आर लोकेटेड एट, है ना, हैवी कांस्टेंट रीजन एंड लाइट कांस्टेंट रीजन। इन कांस्टेंट रीजन में होता है, वेरिएबल रीजन में नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब इनको हम क्या करते हैं, पहले इरेज कर लें ताकि हम आगे देख सकें। कह रहा है एक काइमेरिक ऑर्गेनिज्म इज जनरेटेड व्हेन सेल ऑफ डिफरेंट जेनेटिक कंस्टिट्यूशन अपीयर इन सेम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन अलग है लेकिन सेम ऑर्गेनिज्म में लाया जाए तो इसे हम कहते हैं काइमेरिक ऑर्गेनिज्म। ओके, अब है मेटाप्लेसिया रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन डिफरेंशिएटेड सेल टाइप टू अनदर। एक सेल टाइप से दूसरे सेल टाइप में अगर चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं मेटाप्लेसिया। ओके, टैक्सोनॉमिक मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म टू स्पीसीज नोन एज DNA बार कोडिंग। ठीक है, ये क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है लोगों से, मैंने
इंटरव्यू में भी मैं भी गया था तो मुझसे भी डीएनए बार कोडिंग के बारे में पूछा गया था। एट दैट टाइम आई डोंट नो अबाउट डीएनए बार कोडिंग, ठीक है, तो मुझे बहुत परेशानी भी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ें। RFLP हो गया, AFLP है तो मॉलिकुलर मार्कर्स हैं, डीएनए बार कोडिंग आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन ड्रोसोफिला द ग्रोथ ऑफ लेग्स ऑन हेड, देखिए ये सारे जो जीन है होम्यो बॉक्स की, और इसको ओनोजीन भी कहते हैं, ओनोजीन, ठीक है, पढ़िएगा। होम्योटिक बॉक्स से ये सब रिलेशन है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एमिलियोब्लास्ट और डिफरेंशिएटेड सेल, एक कौन सा डिफरेंशिएटेड सेल के टाइप हैं? दे आर asecreted in mammals. Okay, which one of the following contributes to development of reproductive tract in male fetus? तो मेल फीटस में जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक बनाता है वो एंटी मुलेरियन हार्मोन है। पढ़िएगा, वॉल्फियन डक्ट एंड मुलेरियन डक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर पे तो मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है और इसका आंसर एसिटाइलकोलिन है, बिना किसी रोक टोक के आपको पता है, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि अगर आप कोई वायरल वेक्टर दैट इज आइडल फॉर एक्सप्रेसिंग थेरेपेटिक जीन, कोई थेरेपेटिक जीन आप यूज कर रहे हो इन नॉन डिवाइडिंग सेल, तो आप क्या कौन सा वेक्टर यूज करो? तो उसके लिए आपके पास सबसे अच्छा है लेंटिवायरस को आप यूज करो, ठीक है। लेंटिवायरल वेक्टर आप यूज करोगे तो आपको एक्सप्रेशन थेरेपेटिक प्रोटीन का सबसे मैक्सिमम दिखाई देगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब कहता है बैलेस्ट वाटर मे बी कैरीड ऑनवर्ड बाय शिप्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी टू इम्प्रूव। ये सारे क्वेश्चंस हैं मेराइन बायोटेक्नोलॉजी का, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं आता, तो मैं डिस्कस करके क्या करूंगा, है ना। रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में किया जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा रिमोट सेंसिंग की यूज की जा रही है। तो एक्चुअली रिमोट सेंसिंग जो फेनोमेना है वो इमिशन स्पेक्ट्रा को पकड़ता है। सैटेलाइट्स क्या करते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम को देख करके बताते हैं कहाँ पे वेजिटेशन है, कहाँ पे ओशन है, कैसे क्या है। तो रिमोट सेंसिंग इमिशन के बेसिस पे काम करता है, ठीक है। चलिए बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ें मुझे खुद नहीं आती मैं उस पर इसी तरह से मैं आपको भी कहता हूँ, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा हो बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। 170 which one of the following amino acid can be used as a diuretic? डायरेटिक, तो स्पाराजीन जो है क्या होता है, डायरेटिक, ठीक है, पढ़िएगा इन सब के बारे में। फिर है पैरालिटिक सेलफिश पॉइजनिंग इज अ foodborne illness that typically develop after consumption of this type of fish. इनमें जो टॉक्सिन होता है वो होता है सैक्सीटॉक्सिन, ओके। अब है द एंटी फ्रीज मॉलिक्यूल दैट प्रिवेंट इंट्रासेलुलर आइस फॉर्मेशन इन मैराइन ऑर्गेनिज्म आर, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग transgene expressed in transgenic fish by appropriate inducible promoter may be used to detect the environmental toxicity? जब आप जीएफपी डाल देंगे तो जहाँ जहाँ टॉक्सिक कंपोनेंट होंगे वो टॉक्सिक प्रोटीन्स क्या हो जाएंगे, जीएफपी के साथ फ्लोरेसेंस करेंगे और आप उसको आराम से देख पाओगे, ठीक है। चलिए समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 181 दैट रिस्पेक्टिव सीक्वेंसिंग प्रोफाइल ऑफ a given nucleotide binding domain is to be used to mine related sequence from tri-EMBL. The database is used to extract the query corresponding to the fold that tri-EMBL में जो प्रोटीन्स के डोमेन्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो प्रोटीन डोमेन स्टडी के लिए हम लोग क्या करते हैं, PFAN का यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने कोशिश की आपको बताने की। तो ये सारे चीज़ों को आप देखने की कोशिश कीजिएगा और मैं सोच रहा हूँ कि इसी पार्टिकुलर सेशन में मैं इसको भी डिस्कस कर लूँ। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो BOD और COD को लेकर के हैं। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और इसको सीवेज ट्रीटमेंट में लोग यूज करते हैं, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लानिंग में इन सब BOD और COD को देखा जाता है और आपको BOD और COD के रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको DBT में दिखाई देगा।
और ये जो पर्टिकुलर था वो हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि कौन से और कब ट्राइजोमी से डाउनी सिंड्रोम होगा, पथाउ सिंड्रोम होगा, एडवर्ड सिंड्रोम होगा, टर्नर सिंड्रोम होगा, यही था टर्नर, जो कि आपके इस बार क्वेश्चन में पूछा था, क्योंकि मैंने पूछा था ना X0 कंडीशन, 45 प्लस X0 कंडीशन यही है, ठीक है। तो ऐसे हम टर्नर सिंड्रोम करेंगे। इसमें भी क्या होगा कि चाइल्ड जो है वो बचेगा, ठीक है। तो ये सारे जो एडवर्ड हैं, टाउ हैं, डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, क्लिफिंटर सिंड्रोम है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़िए और कोशिश कीजिए कि जो भी मैंने चीज़ों को बताई है वो आप अच्छे से पढ़ेंगे। सेरीन प्रोटीएजेज के बारे में आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों को कहता हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। सेरीन प्रोटीएजेज के बारे में पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।